मेगालोडॉन वर्सेस लिव्यातन, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? दोस्तों, ये दोनों ही जीव लाखों साल पहले इस धरती के समंदरों में राज किया करते थे। ये दोनों ही जीव साइज में काफी विशाल हुआ करते थे और इन विशाल जीवों की लड़ाई भी काफी भयानक होती होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो जीवों को आपस में कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। इस लड़ाई के नतीजे तक पहुँचने से पहले हम इन दोनों ही जीवों के 6 मेन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और आखिर में एक फाइट सिनेरियो को देखेंगे और यहीं पर हमें विनर का पता चलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मेगालोडॉन ना सिर्फ शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति थी, बल्कि ये इस दुनिया में जन्म लेने वाली सबसे बड़ी प्रजाति की मछलियों में से एक थी। मेगालोडॉन की लंबाई 18 मीटर तक हुआ करती थी, जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर आप 3 ग्रेट व्हाइट शार्क को एक के सामने एक रख देंगे, तब जाकर इनकी कुल लंबाई एक मेगालोडॉन के बराबर होगी। क्योंकि आजकल के ग्रेट व्हाइट शार्क्स की लंबाई आमतौर पर 6 मीटर तक होती है। वजन की बात करें तो एक मेगालोडॉन शार्क करीब 65 टन का हुआ करता था, जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से करीब 60 गुना और एक अफ्रीकन हाथी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। मेगालोडॉन शार्क के बॉडी का शेप आज के ग्रेट व्हाइट शार्क के जैसा ही हुआ करता था और इनकी बॉडी काफी चौड़ी थी। लिव्यातन दरअसल स्पर्म व्हेल की एक विलुप्त हुई प्रजाति है। इसका मतलब ये है कि लिव्यातन कोई फिश नहीं बल्कि मैमल्स थे। साइज के मामले में लिव्यातन भी मेगालोडॉन से पीछे नहीं थे। लिव्यातन की लंबाई 17.5 मीटर हुआ करती थी और ये किसी भी हाल में मेगालोडॉन से कम नहीं था। लिव्यातन का वजन 57 टन हुआ करता था, जो कि मेगालोडॉन शार्क से कम था। इसका कारण ये था कि लिव्यातन की बॉडी का साइज छोटा था, लेकिन इनका सिर इनकी बॉडी की तुलना में काफी बड़ा हुआ करता था। एक 16 मीटर लंबे लिव्यातन का सिर करीब 3 मीटर लंबा था। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि लिव्यातन के सिर और इसकी बॉडी के साइज में कितना अंतर है। लिव्यातन अपने सिर के बड़े साइज के कारण काफी खतरनाक और विशाल नजर आते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि साइज और वजन के मामले में मेगालोडॉन लिव्यातन से आगे है, तो क्या सिर्फ साइज के बल पर मेगालोडॉन इस लड़ाई को जीत सकता है? शायद नहीं, क्योंकि एक लड़ाई में साइज के अलावा भी कई और चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि शार्क और व्हेल के पास हाथ और पंजे नहीं होते, इसलिए हम इनके दांतों को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, आप जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में यह महिला एक मेगालोडॉन के जबड़े के सामने खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि इनका जबड़ा कितना विशाल हुआ करता था। मेगालोडॉन शार्क के जबड़े 2.7 मीटर से लेकर 3.4 मीटर तक चौड़े हुआ करते थे। मेगालोडॉन के पास कुल 276 दांत थे और ये 5 रोज में बटे हुए थे। अगर किसी कारण इनका एक दांत डैमेज हो जाता, तो यह अपने उस दांत को एक नए दांत से रिप्लेस कर लेते। इनके दांत 18 सेंटीमीटर तक लंबे हुआ करते थे। अगर आपको लगता है कि मेगालोडॉन के दांत सबसे खतरनाक थे, तो मैं आपको बता दूं कि लिव्यातन के दांत मेगालोडॉन से भी लंबे हुआ करते थे। लिव्यातन के दांत 36 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे, जो कि मेगालोडॉन के दांत के मुकाबले 2 गुना ज्यादा लंबे थे। लिव्यातन के दांत दुनिया में अब तक पाए गए सभी जीवों में सबसे लंबे हुआ करते थे और इसमें हाथी के दांत शामिल नहीं है। क्योंकि लिव्यातन के दांत काफी लंबे हुआ करते थे, इसलिए इनके पास दांतों की संख्या काफी कम थी। लिव्यातन के पास कुल 30 दांत हुआ करते थे, जिनमें से 22 दांत नीचे के जबड़े पर और 18 दांत ऊपर के जबड़े पर थे। इनके दांत जबड़े के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए अगर इनका कोई दांत टूट जाता, तो यह मेगालोडॉन की तरह उसे रिप्लेस नहीं कर सकता था। लिव्यातन के दांत कुछ इस तरह से अरेंज थे कि ये अपने शिकार को काफी मजबूती से पकड़ लेते और उसके टुकड़े कर देते। तो दोस्तों, अटैक के इस कंपैरिजन में हम इन दोनों को बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ मेगालोडॉन के पास 276 दांत थे और वो उन्हें रिप्लेस भी कर सकता था, तो वही दूसरी तरफ लिव्यातन के पास मेगालोडॉन से 2 गुना लंबे और मजबूत दांत थे। मेगालोडॉन के बाइट फोर्स के बारे में कहा जाता है कि इनका बाइट फोर्स दुनिया के सभी जीवों में सबसे ज्यादा हुआ करता था। अगर आप एक ग्रेट व्हाइट शार्क को एक मेगालोडॉन के जितना बड़ा मान लेते हैं, तो आप पाएंगे कि उसका बाइट फोर्स 1,80,000 न्यूटन है। और अब तक मिले मेगालोडॉन के फॉसिल के ऊपर किए गए स्टडी से ये बात काफी हद तक साबित भी हो चुकी है। दूसरी तरफ लिव्यातन के बाइट फोर्स के बारे में अब तक कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर किए गए कई स्टडी के बावजूद वैज्ञानिक इनके बाइट फोर्स के बारे में अब तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची है। लिव्यातन के ऊपर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार इनका बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा हुआ करता था। शायद अब तक का हाईएस्ट बाइट फोर्स लिव्यातन का ही हो सकता है, पर क्योंकि इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस कंपैरिजन को एक ड्रॉ मान लेते हैं। बाकी शार्क्स की तुलना में मेगालोडॉन काफी फास्ट हुआ करते थे। स्विमिंग करते वक्त इनका नॉर्मल स्पीड करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क से 2 गुना ज्यादा है और बाकी प्रजाति के शार्क की तुलना में 3 गुना। मेगालोडॉन के इस रफ्तार के पीछे का कारण है भारी मात्रा में ऑक्सीजन कंजम्पशन। दरअसल मेगालोडॉन को अपने शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हासिल करने के लिए इनके गिल्स के अंदर लगातार पानी का बहाव बनाए रखना पड़ता था, इसलिए मेगालोडॉन को हर वक्त स्विमिंग करता रहना पड़ता और वो भी काफी फास्ट स्पीड में। मेगालोडॉन की टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति
घंटा की बताई जाती है, लेकिन मेगालोडॉन इस स्पीड को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकती थी। दूसरी तरफ लिव्यातन की स्पीड की बात करें तो इसकी नॉर्मल स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो कि लगभग मेगालोडॉन के बराबर ही थी। वही अगर हम इनकी टॉप स्पीड की बात करें तो वो थी करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। भले ही इनकी स्पीड मेगालोडॉन से कम थी, लेकिन लिव्यातन के पास एक एडवांटेज थी। लिव्यातन अपने टॉप स्पीड को मेगालोडॉन की तुलना में ज्यादा समय तक बनाए रख सकता था। लिव्यातन अपने टॉप स्पीड में यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में करीब 1 घंटे तक तैर सकता था। तो स्पीड के इस कंपैरिजन में भले ही मेगालोडॉन की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इसमें जीत तो लिव्यातन की ही होती। अगर हम ज्यादा समय तक टॉप स्पीड में तैरने की बात करें तो पिछले कई मिलियन सालों से धरती पर मौजूद शार्क की बॉडी में कोई खास बदलाव नहीं आया है, क्योंकि अगर हम इनके साइज को छोड़कर सिर्फ इनके बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये दोनों लगभग एक जैसा ही है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगालोडॉन के पास भी वो सभी सेंसरी ऑर्गन मौजूद थे जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क में देखने को मिलते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगालोडॉन अंधेरे में भी किसी बिल्ली से कई गुना बेहतर देख सकती थी और किसी इंसान की तुलना में ये 10,000 गुना ज्यादा अच्छे से चीजों को स्मेल कर सकती थी। इसके अलावा शार्क अपने चारों तरफ हुए हल्के से प्रेशर चेंज को भी डिटेक्ट कर सकती थी और ये अपने एक खास ऑर्गन की मदद से अपने आसपास मौजूद किसी भी शिकार के बॉडी में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करके उसका पता लगा सकती है। इन्हीं सेंसर्स की मदद से मेगालोडॉन भी अपने आसपास मौजूद हर एक चीज का पता लगाती थी। दूसरी तरफ व्हेल के पास भी बाकी मैमल्स की तरह अच्छी आंखें होती है, लेकिन क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा दूर तक देख पाना मुमकिन नहीं, इसलिए व्हेल्स ने अपने दूसरे सेंसर्स को काफी अच्छे से डेवलप किया है, खास करके इनके सुनने की क्षमता को। आपको बता दूं कि एक व्हेल अपने हियरिंग सेंसर्स की मदद से कई हजार किलोमीटर दूर मौजूद अपने साथी व्हेल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा ये साउंड की मदद से अपने पोजीशन का पता लगाते हैं। जब ये कोई साउंड रिलीज करता है तब ये उसे बारीकी से ऑब्जर्व करता है कि वो कितनी स्पीड से और कितनी देर में वापस लौटी। इससे इन्हें पता लग जाता है कि इनके रास्ते में आगे क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इन दोनों ही जीवों ने अपने अपने तरीके से खुद को समंदर में ढाल लिया था। जहाँ एक तरफ मेगालोडॉन चीजों को अच्छे से स्मेल कर सकती थी, वही दूसरी तरफ लिव्यातन साउंड को अच्छे से सुन सकता था। ऑक्सीजन हासिल करने के लिए मेगालोडॉन को हमेशा तैरते रहना पड़ता था और ये उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज था। वही दूसरी तरफ लिव्यातन को हर 2 घंटे में सांस लेने के लिए पानी की सतह तक आना पड़ता था। तो देखा जाए तो इस मामले में इन दोनों के पास अपनी अपनी डिसएडवांटेज थी। पर एक लिव्यातन के मुकाबले मेगालोडॉन की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी उसकी इंटेलिजेंस। हालांकि शार्क्स बेवकूफ तो नहीं होते, लेकिन एक स्पर्म व्हेल की तुलना में इनका ब्रेन काफी छोटा होता है और इसलिए इनकी इंटेलिजेंस भी स्पर्म व्हेल से काफी कम होती है। ये कहना तो मुश्किल है कि इन दोनों की इंटेलिजेंस किस तरह इनकी लड़ाई में प्रभाव डालती, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से लिव्यातन को इसका फायदा जरूर पहुंचता। वही अगर हम मेगालोडॉन के एडवांटेज की बात करें तो वो था उसका मुंह, जो कि लिव्यातन के मुकाबले काफी बड़ा था। इसलिए मेगालोडॉन किसी भी जीव पर हमला करके उसके बॉडी के एक बड़े हिस्से को घायल कर सकती थी। लिव्यातन का जबड़ा लंबा हुआ करता था और उसके दांत भी लंबे थे, इसलिए वो अपने शिकार के बॉडी पर काफी डीप बाइट कर सकता था। तो इस मामले में भी इन दोनों के पास अपनी अपनी एडवांटेज थी। जहाँ लिव्यातन अपने शिकार पर गहरा घाव कर सकता था, वही मेगालोडॉन अपने शिकार के बॉडी के एक बड़े हिस्से को घायल कर सकती थी। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जीव एक ही समय पर इस धरती पर मौजूद थे। इसका मतलब शायद ये दोनों जीव समय समय पर एक दूसरे के साथ लड़े भी होंगे और अब हम उन्हीं में से एक लड़ाई को डिस्कस करेंगे। लिव्यातन समंदर में घूमते हुए इकोलोकेशन की मदद से अपने सामने किसी विशाल और अनजान जीव को डिटेक्ट करता है। वो उसका पता लगाने के लिए उस जीव के पास जाता है और देखता है कि वो एक मेगालोडॉन है। लिव्यातन तुरंत मेगालोडॉन को अपना दुश्मन मान लेता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो काफी स्पीड से तैरते हुए मेगालोडॉन के पास आ जाता है और उसे अपने बड़े सिर से टक्कर मारने की कोशिश करता है। लिव्यातन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरे व्हेल का शिकार किया करता था और इसलिए वो मेगालोडॉन पर भी यही तरीका अपनाता है। लेकिन मेगालोडॉन एक अनुभवी शिकारी है और उसके सेंसेस भी काफी पावरफुल है, इसलिए वो तुरंत लिव्यातन के अटैक को देख लेता है और उस हमले से खुद को बचा लेता है। अब मेगालोडॉन की बारी है हमला करने की और वो लिव्यातन के पीछे जाकर उसके टेल फिन को काट लेता है। मेगालोडॉन अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से लिव्यातन के टेल को लगभग उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लिव्यातन बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो ठीक से तैर भी नहीं पाता, लेकिन वो किसी तरह पलटकर मेगालोडॉन के पेट पर वार करता है। इससे पहले कि वो मेगालोडॉन पर दूसरा वार करे, उसे सांस की कमी महसूस होने लगती है और वो सांस लेने के लिए पानी की सतह की तरफ आने लगता है। टेल फिन पर चोट लगने की वजह से वो काफी धीरे धीरे तैर रहा होता है और तभी मेगालोडॉन को सेकंड अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो लिव्यातन के लेफ्ट और राइट दोनों पेक्टोरल फिन पर हमला करता है। लिव्यातन मेगालोडॉन पर अपने सिर से वार करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम हो जाता है। सांस की कमी की वजह से लिव्यातन पूरी तरह से शांत हो जाता है और अब मेगालोडॉन अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो लिव्यातन के पेट पर बाइट करता है और उसके पेट का एक बड़ा सा हिस्सा उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसी के साथ साथ मेगालोडॉन इस लड़ाई को जीत लेता है।
दोस्तों इस लड़ाई में मेगालोडॉन के पास कई ऐसे एडवांटेज है जिससे वो लिवियाथन को हरा सकता है, लेकिन लिवियाथन भी मेगालोडॉन को हरा सकता है अगर वो किसी तरह मेगालोडॉन के साइड से आकर उसके गिल रेकर्स पर वार कर सके, क्योंकि शार्क के बॉडी का ये हिस्सा बहुत ही नाजुक होता है। लेकिन मेगालोडॉन के शार्प सेंसेस के चलते लिवियाथन के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लड़ाई में 10 में से 8 बार मेगालोडॉन की ही जीत होगी। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी लड़ाई के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।